नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 180 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आप खबरों के पीछे के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता है कि एपिसोड नंबर 179 से हम आपको अपनी लाल डायरी से 1992 की वो कहानी बता रहे हैं जिसमें पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस बीसी बसाक को मिल रही धमकी की बातें दर्ज हैं। समझ सकते हैं आप, जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी मिले और वह बिहार में अपने को अनसेफ महसूस करे तो स्टेट की सूरत क्या होगी। स्टेट के दूसरे लोग, आम लोग किस तरीके से अपने को सुरक्षित और असुरक्षित महसूस करते होंगे। और चीफ जस्टिस का भय तो इतना था कि उन्होंने तब जो गवर्नर थे बिहार के मोहम्मद शफी कुरैशी, उन्हें पत्र लिखकर कहा था कि उनकी जान किसी एक्सीडेंट या इंसिडेंट में ली जा सकती है। वे चाहते थे, या यूं कहें कि यह उनकी अंतिम ख्वाहिश थी, अंतिम चाहत थी कि उनके साथ जो होना है वो होगा, लेकिन उनके परिवार को तत्काल बिहार से बाहर भिजवा दिया जाए। तो आज के एपिसोड में 180 में हम इस कहानी के कई और तथ्यों का खुलासा करने वाले हैं। यह भी बताएंगे कि हंगामा मचा तो बिहार के राज्यपाल ने, तत्कालीन राज्यपाल ने कितना बड़ा झूठ गढ़ने की, मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश की थी, लेकिन एक टेप रिकॉर्डर ने उनकी झूठ को बेपर्द कर दिया था, नंगा कर दिया था। और गवर्नर शफी कुरैशी की इमेज रसातल में चली गई थी। अखबार भी तब सच कहने की ताकत रखते थे, यह आज की कहानी में आप जानेंगे। लेकिन आप इस कहानी को पूरा जानना चाहते हैं तो आपको खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 179 को भी अवश्य देख लेना चाहिए। पूरी प्रामाणिकता के साथ हमने कहानी की शुरुआत की थी, क्योंकि हमें पता था कि ऐसे तो कोई भरोसा करेगा ही नहीं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस कदर धमकी मिल सकती है, और जिसके बाद वे चीफ जस्टिस कांपने लगे, परिवार को बाहर भेजने की बात करने लगे। खैर, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि चीफ जस्टिस के लेटर बम से, जिसे तब लालू यादव की सरकार के खिलाफ टाइम बम भी कहा जा रहा था, से निपटने को क्राइसिस मैनेजमेंट की एक्सरसाइज शुरू हुई। अब इसे कैसे ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। लेटर लिखे जाने की बात तो सामने आ गई थी, पर यह राज अभी नहीं खुला था कि क्या उस लेटर में धमकी देने वाले का नाम भी लिखा है, कि किसने धमकी दी, किसने डराया चीफ जस्टिस को। यह किसी को पता नहीं चल रहा था। पार्लियामेंट में कांग्रेस और बीजेपी के सदस्य चीफ जस्टिस के लेटर को सदन में रखने की मांग कर रहे थे, पर सरकार इसके लिए आखिरी तक तैयार नहीं हुई। इससे यह समझा जाने लगा, सभी लोग समझने लगे कि निश्चित तौर पर चीफ जस्टिस के लेटर में धमकी देने वाले का नाम दर्ज है, जिसे बताने की हिम्मत नहीं की जा रही है। बता देंगे तो और फजीयत होगी, किसकी किसकी फजीयत होगी आप समझ सकते हैं। फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी और यह कार्रवाई बड़ी होती। खैर, हंगामा बहुत तेज था। ऐसे में लालू यादव ने फैसला किया कि पटना से दिल्ली तक इसे शांत करते हैं, और उन्होंने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली। उन्हें लग गया था कि बगैर दिल्ली को ठीक किए अब कुछ भी नहीं संभल सकता। जनता दल के भीतर भी विक्षुब्ध गतिविधियां चल रही थी। फिर गवर्नर मोहम्मद शफी कुरैशी भी कांग्रेसी ही थे। केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव तब देश के प्राइम मिनिस्टर थे। केंद्र की कांग्रेस सरकार में ज्यादातर लोग लालू यादव के विरोधी ही थे, पर एक कैबिनेट मिनिस्टर, और वह भी ताकत वाले,
लालू यादव के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते थे। और आगे देश के राष्ट्रपति का चुनाव होना था। कांग्रेस को पता था कि बीजेपी के चैलेंज से निपटना है तो लालू यादव जैसे छत्रपों की जरूरत होगी, और इस जरूरत को समझते ही खेला शुरू हो गया। लालू यादव की भूमिका तय होने लगी। आगे जो खेला हुआ वह तो बहुत ही गंदा था। लालू यादव ने यह कहना शुरू कर दिया कि जो ताकतें बिहार में उनके खिलाफ, मतलब बिहार में उनकी सरकार के खिलाफ है, वे पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बीसी बसाक को पॉलिटिकल मोर्चा बना रहे हैं। समझ सकते हैं कि धमकी की शिकायत भी अब पॉलिटिकल मोर्चा का शक्ल लेने लगी थी, मतलब इसका भी राजनीतिकरण हो गया था और इसमें घसीट लिए गए थे सीधे तौर पर चीफ जस्टिस। लेकिन बात इतने भर तक नहीं थी, और बस इतने भर से लालू यादव की समस्या का समाधान भी नहीं होने वाला था। चीफ जस्टिस बीसी बसाक अब भी शांत थे। फिर भी लालू यादव ने बिहार पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स को चीफ जस्टिस से मिलने को भेजा। उनके सुरक्षा इंतजामात की समीक्षा की गई, सुरक्षा बढ़ाई जाने लगी और लालू यादव यहां तक कहने लगे कि चीफ जस्टिस बीसी बसाक को उनकी सरकार के खिलाफ तो कंप्लेन होना ही नहीं चाहिए था। हमने तो उन्हें आने जाने के लिए राज्य सरकार का हवाई जहाज तक उपलब्ध कराया है। पर दिल्ली से जैसा भी दबाव पड़ा, आगे सुनिए, दिल्ली से दबाव पड़ने के बाद राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी अब इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए तैयार हो गए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, कल्पना से परे था। गवर्नर इस कदर झूठ बोलेंगे, यह आज भी जब आपको हम ये कहानी सुना रहे हैं तो आप जल्द यकीन नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन प्रामाणिकता के साथ आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। अभी आपको हमारे वीडियो एडिटर 8 मई 1992 को पटना से प्रकाशित आज अखबार की एक खबर की कॉपी स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। खबर क्या थी यह तो अभी आपको हम बताएंगे ही, लेकिन इसके पहले इस खबर के पीछे के पर्दे की कहानी को जानिए, यह जानना बहुत जरूरी है। मुझे ठीक से याद है तब मैं भी पटना से प्रकाशित आज अखबार की संपादकीय टीम का ही हिस्सा था। दीपक कोचगबे, वीरेंद्र कुमार और अरुण अशेष जैसे हमारे सीनियर्स सरकार और राजभवन की रिपोर्टिंग कवर किया करते थे। हम सभी दोपहर से ही न्यूज रूम में थे। न्यूज रूम में उस दिन, मतलब 7 मई 1992 को एक विशेष प्रकार की हलचल थी। मोबाइल फोन तो तब आया नहीं था, लैंडलाइन पर ही सभी फोन आया करते थे और लैंडलाइन का फोन अखबार के न्यूज रूम में रिपोर्टर्स मेज पर ही रखा होता था और यह फोन उस दिन लगातार बज रहा था। कॉल समाप्त होते ही चर्चाएं तेज हो जाती और इन चर्चाओं का सार यह था कि सरकार परेशान है। एक मंत्री लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री, कि राजभवन से कोई प्रेस रिलीज जारी हुई कि नहीं। फिर आईपीआरडी, मतलब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि राजभवन की जो प्रेस रिलीज जारी होने वाली है या जारी हो गई होगी वह रास्ते में ही होगी और यह जैसे ही आपके पास पहुंचे आप इसे पूर्ण रूप से बिना काट छाट के प्रकाशित कर दें, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मतलब साफ था कि आज शाम होते होते राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी की ओर से कोई रिलीज जारी होने वाली थी जो लालू यादव की सरकार को राहत, रिलीफ दे सकती थी इस क्राइसिस के वक्त में। और शाम को वह प्रेस रिलीज आ ही गई राजभवन से। इस रिलीज को देख सभी चौंक गए थे, मुझे यह भी ठीक से याद है, क्योंकि
आमतौर पर जो राजभवन से रिलीज जारी होती थी और उसका जो फॉर्मेट होता था वह फॉर्मेट इस प्रेस रिलीज में नहीं था। और जैसे ही यह रिलीज आई, बिहार सरकार के मंत्री व आईपीआरडी डिपार्टमेंट के कई अधिकारी इसे प्रकाशित करने के लिए दबाव बनाने में लग गए कि इसे छापना ही छापना है। आज अखबार ने इसे छापा भी, पटना के दूसरे अखबारों ने भी इसे छापा। 8 मई 1992 को प्रकाशित इस खबर को हमारे वीडियो एडिटर अभी आपको फिर से दिखा रहे हैं, जिसे अभी से कुछ देर पहले भी आपको हमने दिखाया था। और विज्ञप्ति के आधार पर, मतलब प्रेस रिलीज के आधार पर छपी इस खबर में यह था कि बिहार के राज्यपाल, देखिए अब कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, मोहम्मद शफी कुरैशी इस बात का खंडन कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने, मतलब बीसी बसाक ने धमकी के बाबत उन्हें कोई लेटर भी लिखा है या मिलकर कोई कंप्लेन की है। और तो और इसमें यह भी कह दिया गया कि इससे संबंधित मीडिया में अब तक जितनी भी खबरें छपी हैं वह सब बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। तो अब इस रिलीज के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से बिहार में एक नया सीन ही क्रिएट हो गया। लालू यादव और बिहार सरकार को लग गया कि उन्हें बड़ी जीत मिल गई, सब कुछ खत्म हो गया, विवाद शांत हो गया। इस खबर के छपने के बाद भी चीफ जस्टिस बीसी बसाक चुप ही थे, वे मीडिया के सामने आ तो सकते नहीं थे। सो कंफ्यूजन और बढ़ गया। फिर यह सवाल भी उठने लगा कि इस मसले पर अब तक पार्लियामेंट में जो इतना सारा बवाल हुआ, क्या वह सब भी फालतू का था, कोई आधार नहीं था। और तो और पार्लियामेंट में भी केंद्र सरकार ने गवर्नर का लेटर राज्यपाल को मिलने की बात स्वीकार की थी। तो राज्यपाल के इस नए दावे के साथ यह सवाल भी उठ गया कि क्या पार्लियामेंट में केंद्र सरकार ने भी लेटर मिलने की बात झूठ बोली थी। लेकिन यह सब झूठ नहीं था और अगले दिन ही इसका भांडा फूट गया। अगले दिन बिहार के गवर्नर मोहम्मद शफी कुरैशी झूठ के हमाम में खुद ही नंगे हो गए। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी एक बातचीत को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया गया है और अब तो बेइज्जत होने की बारी सीधे तौर पर गवर्नर मोहम्मद शफी कुरैशी की थी, जिसका जवाब वे दे ही नहीं सकते थे। इसमें भी कोई शक नहीं कि इस विवाद के प्रारंभ में भी राज्यपाल ने पॉलिटिकल बैटिंग की शुरुआत की थी। अब आपको बताते हैं कि राज्यपाल का झूठ कैसे पकड़ा गया, वे कैसे हमाम में नंगे हुए। तारीख तो आपको याद ही है। धमकी का लेटर न मिलने संबंधी प्रेस रिलीज गवर्नर ने 7 मई 1992 की शाम को जारी किया था, जो 8 मई की अखबारों में प्रकाशित हुआ। लेकिन इतने बड़े झूठ को गढ़ते हुए राज्यपाल को इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि 7 मई की सुबह ही, मतलब जिस शाम को उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया था, उस दिन सुबह में ही उन्होंने इस मसले पर तब के बड़े पॉलिटिकल हिंदी मैगजीन माया के बिहार के ब्यूरो चीफ विकास कुमार झा से बातचीत की थी। और यह इंटरव्यू पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ऑफिशियल था, गैर आधिकारिक बातचीत नहीं थी, कहा सुनी वाली बात नहीं थी, कानो कान वाली बात नहीं थी। विकास कुमार झा अपने इस इंटरव्यू की संवेदनशीलता के बारे में इतना हंगामा मचा था, तो यह इंटरव्यू कितना संवेदनशील है वे जानते थे। और यह भी सच है कि उस जमाने में विकास कुमार झा बिहार के सबसे स्मार्ट जर्नलिस्ट में थे। तो वे अपने साथ राजभवन टेप रिकॉर्डर लिए गए थे। यह इंटरव्यू 7 मई को सुबह राजभवन में 10:40 से
लेकर 11:10 तक लिया गया था, मतलब आधे घंटे का इंटरव्यू था। विकास कुमार झा ने तब इस विवाद से जुड़े 3 सवाल राज्यपाल से किए थे, जिनके स्पष्ट जवाब भी मोहम्मद शफी कुरैशी ने दिए थे। माया मैगजीन के प्रकाशन में अभी टाइम था। मैगजीन्स तो अपने समय पर आती थी, रोज रोज तो आती नहीं थी। शायद इसलिए राज्यपाल को लगा, जिन्होंने शाम को प्रेस रिलीज जारी की थी, कि मैगजीन के आने में वक्त है, इसलिए झूठ पर से पर्दा नहीं उठेगा। और बिहार सरकार के मंत्रियों को, जो क्राइसिस मैनेजमेंट में लगे थे, उन्हें तो इस इंटरव्यू की जानकारी ही नहीं थी कि राज्यपाल ने विकास कुमार झा के साथ कोई बातचीत कर ली है। शो खेला बिगड़ना था और बिगड़ भी गया। खेला ऐसे बिगड़ा कि जब 8 मई 1992 को राज्यपाल का खंडन छपा, तो विकास कुमार झा ने अपने टेप रिकॉर्डर में कैद राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी का इंटरव्यू पटना के अखबार वालों को सुना दिया कि देखिए इन्होंने कल इंटरव्यू में क्या कहा था और अब अपनी बातों से कैसे मुकर रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं। हमें याद है कि तब पटना से नवभारत टाइम्स ग्रुप का अखबार भी छपा करता था। अभी आपको हमारे वीडियो एडिटर 9 मई 1992 को नवभारत टाइम्स पटना की प्रकाशित एक खबर दिखा रहे होंगे। इस खबर की हेडिंग ही है राज्यपाल जी और टेप। आप खबर देख रहे होंगे और इस खबर में इंटरव्यू के सभी प्रमुख बिंदुओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। अब तो राज्यपाल बेइज्जत न होते तो और क्या होते, इज्जत तो बढ़नी नहीं थी। उनका सारा झूठ पकड़ में आ गया था। इस इंटरव्यू को, जिसे नवभारत टाइम्स ने प्रकाशित किया था, विकास कुमार झा की बातचीत का हवाला देते हुए, उसमें साफ साफ गवर्नर ने चीफ जस्टिस का लेटर मिलने की बात स्वीकार की थी। एक्सीडेंट या इंसिडेंट में चीफ जस्टिस जान का खतरा महसूस कर रहे हैं, गवर्नर ने बताया था। राज्य सरकार से गवर्नर और चीफ जस्टिस के रिश्तों पर भी विकास कुमार झा ने सवाल पूछे थे और इस पर गवर्नर ने टिप्पणी दी थी। गवर्नर ने यहां तक कहा था कि देखिए, चीफ जस्टिस को जो कोर्ट में मुकदमे होते हैं, उसमें राज्य सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार के पक्ष में फैसला देना नहीं होता है। जो जायज होता है वो फैसला ही चीफ जस्टिस या दूसरे जस्टिस सुनाते हैं। इसलिए किसी भी जस्टिस या चीफ जस्टिस को फैसलों के कारण टारगेटेड नहीं किया जा सकता है। फिर गवर्नर मोहम्मद शफी कुरैशी ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि इतने दिनों बाद यह लेटर कैसे लीक हो गया, मैंने तो नहीं किया। वे कह रहे थे कि लेटर मैंने लीक नहीं किया, लेकिन कहां से लीक हुआ उन्हें नहीं पता। और वे यह भी बोले थे कि लेटर का इस्तेमाल उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ टाइम बम के रूप में नहीं किया है। तो आप समझ गए होंगे कि इस मसले पर बिहार का तब क्या हाल रहा होगा। लेकिन आपको एक बात और बता दें, आपने इस कहानी के माध्यम से जो आज हमने सुनाई है, महसूस किया होगा कि तब अखबार सच कहने की ताकत भी रखते थे। विज्ञापन तब भी सरकार देती थी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ही विज्ञापन जारी करता था और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की आय का मुख्य स्रोत तब भी सरकारी विज्ञापन ही हुआ करते थे। लेकिन खबरों के लिए तब इस कदर की पहरेदारी नहीं हुआ करती थी जैसा आज के टाइम में होता है। तब लालू यादव की सरकार थी, यह भी हम कह रहे हैं, लेकिन लालू यादव के खिलाफ खबर छापने में अखबारों को कोई संकोच नहीं होता था। अभी आपको हमारे वीडियो एडिटर फिर से 10 मई 1992 को आज अखबार की एक खबर दिखा रहे होंगे। खबर की हेडिंग है, सच को निगलने का प्रयास क्यों किया राज्यपाल ने। इस खबर में आज अखबार ने पूरी मजबूती के साथ
राज्यपाल की झूठ को धो डाला था और फिर यह खुलासा भी कर दिया था कि राजभवन से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी वह किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के एक मंत्री के दबाव पर तैयार हुई थी, फिर अखबारों को भेजा गया था। समझ सकते हैं इतना साहस आज की तारीख में शायद ही कोई प्रिंट मीडिया कर पाए। डिजिटल मीडिया की बात दूसरी है, वहां आजादी अब भी बरकरार है। तो अंत में खैर हम उसी कहानी में हैं, चीफ जस्टिस को मिलने वाली धमकी की कहानी में। तो अंत में इस विवाद का पटाक्षेप तब ऐसे हुआ कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में बताया कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब वे अपने को सेफ महसूस कर रहे हैं, पटना से बाहर जाने की बात नहीं कर रहे हैं। इसी बीच पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से एक पत्र भी सुरक्षा के बाबत ही राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। इस पत्र में चीफ जस्टिस के लिए एस्कॉर्ट पार्टी देने की मांग की गई, जिसे लालू यादव की सरकार और हुकूमत ने तुरंत कबूल भी कर लिया। आज भी आप पटना की सड़कों पर चीफ जस्टिस के मूवमेंट के वक्त जो एस्कॉर्ट पार्टी देखते हैं, जो आगे आगे चलती है, यह व्यवस्था उस वक्त ही बहाल हुई थी, यह आपको हम याद कराते हैं। और एक बात और, ऐसा नहीं हुआ कि इस विवाद के साथ ही या इस विवाद के खत्म होने के तुरंत बाद गवर्नर या चीफ जस्टिस तुरंत पटना से हटा दिए गए। दोनों लंबे अरसे तक, कई महीनों तक बिहार में ही और पटना हाईकोर्ट में ही बने रहे। तो आज की कहानी और चीफ जस्टिस को मिली धमकी के एपिसोड्स को खबरों के पीछे में हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। तो चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं या मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई और भी जानकारी देना चाहते हैं या कोई संशोधन चाहते हैं, तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेजिए। जरूरत होने पर हम आपसे अवश्य संपर्क करेंगे। तो दीजिए इजाजत, कल मिलते हैं रात को फिर एक नई कहानी के साथ ठीक 9 बजे।